नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन भाग 2। जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है वो प्राकृतिक संसाधनों पे है, प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण के आधार पर। आज हम बात करेंगे उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण तथा अन्य प्रकार के वर्गीकरण पर। प्रकृति में विभिन्न रूपों में वितरित संसाधनों का दोहन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। इस प्रकार उद्देश्यों या संसाधन उपयोगिता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों द्वारा शक्ति के साधनों का विकास किया जाता है। यातायात के साधनों के संचालन में, उद्योगों व अन्य यांत्रिक कार्यों में इस शक्ति का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में ऊर्जा संसाधनों को किसी भी देश के विकास का मानक माना जाने लगा है। वन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा आदि को नवीकरणीय या असमाप्य ऊर्जा की श्रेणी में रखा जाता है। असमाप्य ऊर्जा का मतलब होता है पवन ऊर्जा, तो वो अनलिमिटेड प्रकृति ने हमें दी है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा की बात करें तो हजारों साल से सौर ऊर्जा हमें मिलती आ रही है और आने वाले आगे हजारों साल ये ऊर्जा हमारे लिए प्रकृति ने उपलब्ध करवाई है। तो इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग भी हम नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। कच्चा माल। कच्चा पदार्थ औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार है। रॉ मटेरियल। सबसे पहले खनिज पदार्थ। भूगर्भ से खोद कर निकाले गए पदार्थों को इसी श्रेणी में रखा जाता है। इनमें लौह अयस्क, अलोह धातुएँ, गंधक, नमक, चूना पत्थर, चौका, बालू, इमारती पत्थर तथा अन्य मिश्रित धातुएँ समाहित है। वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त प्रमुख एवं गौण उपजें इसी श्रेणी में आते हैं। इनमें लकड़ी, रेशेदार उत्पाद, गोंद, रबर, तेल, बीज, छालें, कॉर्क, शैवाल तथा अनेक प्रकार की कृषि उत्पाद सम्मिलित हैं। पशुओं को भी कच्चे माल की श्रेणी में रखा जाता है। पशुओं से कच्चे माल के रूप में खालें, सींग, तेल, चर्बी, ऊन, बाल, रेशम तथा हड्डियाँ प्राप्त होती हैं। ये उत्पाद जंगली, सामूहिक तथा पालतू पशुओं से प्राप्त किए जा सकते हैं। उत्पादित पदार्थ। इसमें रेशे, कपास, ऊन, पटसन, बागानी रबर, तिलहन, बीज तथा इत्र निकालने के फूल आदि सम्मिलित हैं। खाद्य पदार्थ। मनुष्य प्राचीन काल से खाद्य संग्राहक रहा है। खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। खनिज। इसमें जल तथा चट्टानों से प्राप्त नमक समाहित है, जो मुख्यतया खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होता है। वनस्पति। हम भोजन का अधिकांश भाग वनस्पति उत्पादों से प्राप्त करते हैं। वनस्पति उत्पादों में फल, कंदमूल, पत्तियाँ आदि प्रमुख है। पशु एवं जीव जंतु। पशुओं एवं जीव जंतुओं से प्रमुख तथा गौण उपजें प्राप्त करते हैं। मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन व्यवसाय आदि इसी श्रेणी में आते हैं। आजकल ये व्यवसाय बहुत ही उपयोगी बन गए हैं। मछली पालन, जहाँ पे छोटे छोटे तालाब होते हैं, जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, बिहार की, बंगाल की, तो वहाँ पर मछली पालन किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें मुर्गी पालन की, मधुमक्खी पालन शहद के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार ये नए व्यवसाय के रूप में और परंपरागत व्यवसाय के रूप में भी उभर कर सामने आए हैं। नई तरीके से जो ये व्यवसाय कर रहे हैं वो तकनीकी का उपयोग करके भी इनका लाभ उठा रहे हैं। अधिकार या स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौमिक संसाधन। संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण के लिए उपयोगी वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक पर्यावरण इस प्रकार का विश्वव्यापी संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन। ग्लोब पर स्थित किसी भी देश की सीमाओं में विद्यमान संपदाओं को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। भारत के खनिज भारतीय संसाधन हैं। व्यक्तिगत संसाधन। किसी की निजी चल अचल संपत्ति उसका व्यक्तिगत संसाधन कहलाती है। पारिवारिक संपत्ति, भूमि, भवन, नकद, धनराशि, स्वास्थ्य, ईमानदारी, मानसिक क्षमता, कौशल आदि व्यक्तिगत संसाधन है।
इन वस्तुओं के निर्माण में सहायक कारकों के आधार पर संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जिन्सबर्ग ने बताया, प्रकृति द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रदान किए गए पदार्थ जब मानवीय क्रियाओं से आवृत होते हैं तो उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। गाउडी के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण के मानवीय उपयोग घटक प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। भौतिक संदर्भ में जीवमंडल तथा स्थलमंडल में संसाधनों के प्राकृतिक वितरण तथा प्रकार, उनके उपयोग के प्रभावों के आधार पर इनकी प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। इस आधार पर किसी देश की भौगोलिक स्थिति, आकार, धरातल, जलवायु, वनस्पति, मृदा, पवन, जल, पशु, खनिज, सूर्य का प्रकाश आदि तत्व प्राकृतिक संसाधन हैं। इनमें कुछ संसाधन संग्रहित तथा दीर्घपोषणीय है जो लंबे समय तक उपलब्ध रहेंगे, जल, पवन आदि, जबकि कुछ संसाधन कोयला, पेट्रोलियम, जिनके सीमित भंडार हैं, लंबी अवधि तक उपलब्ध नहीं रहेंगे। कोयले की खपत बहुत ज़्यादा है, उसके कारण प्रदूषण भी होने लगा है, तो इसके लिए जो विश्व के कई देश हैं वो उस पर, उसके खनन पर, उसके उपयोग पर कमी ला रहे हैं। इसी प्रकार पेट्रोलियम पदार्थ बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि आने वाले 20 साल के अंदर अंदर जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो समाप्त होते जाएंगे। हमें ऊर्जा के दूसरे विकल्पों की तरफ जाना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक वातावरण के मुख्य घटक हैं। ये मनुष्य के लिए प्रकृति प्रदत्त हैं, अर्थात प्राकृतिक उपहार है। ये वास्तव में हमारे लिए प्राकृतिक उपहार ही हैं। प्रकृति हमें प्रचुर मात्रा में इनकी उपलब्धता करवाई है, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थ और लालच के कारण इनका असीमित दोहन करते हुए प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यह संसाधन प्रकृति में बिना मानवीय अनुक्रिया के स्वयं निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब मनुष्य इन्हें उपयोग में लेता है तो ये सक्रिय रूप में आर्थिक विकास में सहयोग करते हैं। इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, जिसमें कुछ समाप्य तथा कुछ असमाप्य या नव्यकरणीय होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में विविधता पाई जाती है। ये मुख्यतः जैविक तथा अजैविक रूप में मिलते हैं। ये सभी ज्ञात न होकर कुछ अज्ञात भी होते हैं। प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बनता है जब वह मानवीय सेवा करता है। इस संदर्भ में 1933 में जिमरमैन ने यह तर्क दिया था कि न तो पर्यावरण उसी रूप में और न ही उसके अंग संसाधन हैं जब तक वह मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम न हो। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति गतिशील है, जो मानवीय ज्ञान एवं कौशल के विकास द्वारा परिवर्तित होते हैं तथा उनका विकसित रूप अधिक विस्तृत होकर बहुउपयोगी रूप में उपलब्ध होता है। प्राकृतिक संसाधनों के एकल तथा सामूहिक दशाओं के योग में ही जैविक समुदाय का अस्तित्व संभव है। मानव संसाधन। संस्कृति का निर्माता मानव स्वयं एक शक्तिशाली संसाधन है जो प्राकृतिक तत्वों को अपने ज्ञान एवं कौशल के विकास के द्वारा संसाधन के रूप में उपयोग करता है। वह संसाधनों का निर्माता एवं उपभोक्ता दोनों है, जो एक भौगोलिक कारक व संसाधन के रूप में सम्मिलित होकर कार्य करता है। मानव संसाधन में किसी निश्चित इकाई क्षेत्र में रहने वाली मानव जनसंख्या, उसकी शारीरिक व मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य, जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठन तथा वैज्ञानिक व तकनीकी स्थिति जैसी विशेषताएं सम्मिलित हैं। प्राकृतिक वातावरण में जब तक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है तब तक मानव संसाधन कोई समस्या का रूप नहीं लेता, लेकिन इनकी संख्या बढ़ने पर आवश्यकताओं की आपूर्ति घटने लगती है तथा स्वयं मानव संसाधन भी समस्या बन जाता है। मानव एक सक्रिय प्राणी के रूप में पृथ्वी तल पर विद्यमान संसाधनों एवं प्राकृतिक परिवेश का उपभोग करते हुए उसके साथ समायोजन करता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में वह अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार प्रकृति प्रदत्त तत्वों में श्रेष्ठ का चयन करता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी तल को अनेक रूपों में परिवर्तित करता है। कृषि विकास के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाता है, नदी घाटियों एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास करता है। एक और आर्थिक समृद्धि के लिए प्राकृतिक वनस्पति का विनाश करता है।
वहीं दूसरी ओर इसके संरक्षण की सोच उत्पन्न कर वृक्षारोपण भी करता है। हम देखते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और अपना दिमाग लगाते हुए, अपनी तकनीक विकसित करते हुए वह इन संसाधनों का उपयोग करने का प्रयास करता है। वह प्रकृति का दोहन भी करता है, लेकिन कुछ प्रकृति का भला करने के लिए वह पेड़ पौधे लगाने का भी प्रयास करता है। संसाधनों के उपयोग की दृष्टि से मानव केंद्रीय स्थिति रखता है तथा निरंतर प्राकृतिक परिवेश को परिवर्तित कर उसके अनुरूप अनुकूलन करता है। प्राकृतिक घटकों के रूपांतरण की प्रकृति एवं दर मनुष्य की बौद्धिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर निर्भर करती है। मानव ने पृथ्वी पर अपने सांस्कृतिक अभ्युदय के साथ साथ विभिन्न भूभागों का उपयोग किया है, जहां सर्वप्रथम कृषि एवं पशुपालन का विकास किया तथा धीरे धीरे मृदा के उपयोग, जल एवं खनिज संसाधनों के महत्व को पहचान कर भौगोलिक एवं आर्थिक समायोजन करके संसाधन उपयोग का ढंग सीखा। संसाधन उपयोग का प्रारंभिक स्वरूप केवल आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप आर्थिक विकास ने ले लिया तथा मानव के संसाधनों ने दोहन की दर में वृद्धि की, जिसके फलस्वरूप उनकी कमी महसूस होने लगी तथा मानव को इसके संरक्षण की बात सोचनी पड़ी। प्राकृतिक संसाधन एवं संबंध समस्याएं। 21वीं शताब्दी में मानव एक विचित्र अंतर्द्वंद में उलझ गया है, जहां एक ओर तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के सामने खाद्य समस्या एवं संसाधनों की उपलब्धता की समस्या है, तो दूसरी ओर निरंतर हो रहे संसाधनों के मात्रात्मक एवं गुणात्मक ह्रास की समस्या उत्पन्न हो गई है। वातावरण घटता जा रहा है, भूमि संसाधन का अवनयन एवं कृषि उत्पादों में कम, जल संसाधनों की उपलब्धता में कमी आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज अधिकाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए भूमि की उत्पादकता में वृद्धि एवं सिंचित क्षेत्रों में विस्तार की आवश्यकता है, लेकिन दूसरी ओर सिंचित भूमि में जल प्लावन तथा लवणीयता की समस्या से उर्वर भूमि संकुचित हो रही है। ईंधन आपूर्ति के प्रयासों का प्रभाव खाद्य आपूर्ति पर दृष्टिगत हो रहा है। इस प्रकार संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना ही दूसरे रूप में संसाधन संकट का रूप ले रहा है। आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रकृति में विभिन्न परिवर्तन किए गए, जो तत्कालीन पर्यावरणीय दशाओं के संदर्भ में अनुकूल माने गए, लेकिन कालांतर में ये विकास कार्य ही समस्याएं बन गई। प्रारंभ में कृषि विकास के लिए तीव्र वनोन्मूलन किया गया, बहुत सारे जंगल काटे गए, विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए भी बड़े पैमाने पर वनावरण में कमी की गई, जिसे आज तक पुनः संतुलित नहीं किया जा सका है। जल संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन के कारण भी कई समस्याएं आई है, जिससे उनकी मात्रा में कमी और साथ ही प्रदूषण से गुणात्मक ह्रास भी हो रहा है। फलस्वरूप मानव जाति के लिए जल संसाधनों की उपलब्धता घटी है। स्पष्ट है, वन, जल, खनिज, खाद्य ऊर्जा तथा भूमि संसाधनों का विगत शताब्दी में विभिन्न आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अतिदोहन किया गया। फलस्वरूप इनकी उपलब्धता में कमी आई। इस कमी ने समस्या का रूप ले लिया है। वन संसाधन उपयोग एवं अतिदोहन। वन संसाधन हमारे पर्यावरण संतुलन का महत्वपूर्ण घटक है। वन क्षेत्र में कमी आने तथा अनियमित कटाई को वनोन्मूलन या वन विनाश कहते हैं। मानव के आर्थिक जीवन की प्रत्येक गतिविधि किसी न किसी प्रकार के वनों से संबंधित है। वन प्रकृति की अमूल्य संपदा है, जो वातावरण के महत्वपूर्ण जैविक घटक के रूप में विकसित है। इनकी महत्ता के आधार पर इन्हें हरा सोना भी कहा जाता है। वर्तमान समय में वनों का महत्व बढ़ता जा रहा है। कुल उत्पादन का 33% भवन निर्माण, खाद्य सामग्री में तथा 50% ईंधन के रूप में उपयोग में होता है। वनों से मानव को इमारती लकड़ी के अतिरिक्त रबर, सेल्यूलोज, लाख, कत्था, गोंद, जड़ी बूटियाँ आदि प्राप्त होती है। वन संसाधन अपने निकटवर्ती पर्यावरण की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। जलवायु संतुलन के साथ ही जैव विविधता के संरक्षण स्थल हैं, मृदा अपरदन को नियंत्रित करते हैं। भौतिक संस्कृति के दौर में आर्थिक लाभ हेतु मानव वनों का अतिदोहन कर रहा है, जिसके उपरांत
संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकृत हो जाता है। विगत 3 दशकों में प्रगति की दौड़ में अंधे हुए मानव ने वनों की पोषणीय सीमा को लांघकर अत्यधिक विनाश किया है, जिसके परिणाम स्वरूप सूखा, बाढ़, भूमि की उर्वरा शक्ति में ह्रास, भूस्खलन, भूक्षरण, मरुस्थलीकरण, जल प्लावन, भूजल में कमी, जलवायु में परिवर्तन आदि समस्याएं उभरकर सामने आ रही है। अतः वनों का अनवरत ह्रास स्वस्थ पर्यावरण को खतरा बनता जा रहा है। वनोन्मूलन। प्रकृति में वनोन्मूलन कई प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। यद्यपि वन विनाश प्राकृतिक कारणों से भी होता है। हम देखते हैं कि कई बार जंगलों में बिना कारण आग लग जाती है और उस आग के कारण कई हजारों प्रकार के पशुओं को, पक्षियों को भी नुकसान होता है। हजारों पेड़ जल जाते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लग गई तो हजारों लाखों पशु, पक्षी, जानवर मारे गए और वो जिंदा लाश बन गए और जिंदा ही जल गए। तो इस प्रकार की घटनाएं भी प्राकृतिक रूप से कभी कभी घट जाती है, जो बहुत ही विचारणीय है और इसके लिए हम किसी को दोष भी नहीं दे सकते हैं। किंतु मानवीय क्रियाओं की गतिशीलता तीव्र एवं लंबी होती है। अतः स्थानीय, प्रादेशिक तथा विश्व स्तर पर वन विनाश के कुछ कारण हैं। कृषि कार्य। प्रारंभिक काल में मानव वन उपज से ही अपना जीवन निर्वाह करता था, किंतु जैसे जैसे कृषि का विकास आरंभ हुआ, विस्तृत पैमाने पर वनों को साफ करके कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण यह कार्य और भी तीव्र हो गया। कृषि एक अति आवश्यक क्रिया है, लेकिन वन संसाधन के साथ सामंजस्य करके किया जाना चाहिए। वनों को सर्वाधिक हानि स्थानांतरित कृषि द्वारा होती है। ये प्राचीनतम कृषि पद्धति है जो आंध्र प्रदेश के वर्षा प्रचुर वनों एवं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रचलित है। वनों का चारागाहों में परिवर्तन। बढ़ती पशु जनसंख्या एवं घटते चारागाहों की स्थिति में वन क्षेत्र को साफ करके चारागाहों के रूप में रूपांतरित कर लिया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों तथा शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में वृहद स्तर पर वन भूमि पर चारागाह विकसित किए गए हैं। डेयरी फार्मिंग व्यवसाय के अंतर्गत विकसित देश भी ऐसा कर रहे हैं। अतः इस क्रिया के उपरांत भी पर्यावरण को गति मिलती है। क्षेत्र निर्माण कार्य के वन विनाश। औद्योगिक क्रांति के उपरांत वन क्षेत्र को भी संभावना का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया तथा वन आधारित उद्योगों का तीव्र गति से विकास किया गया। बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण तथा आवासीय आवश्यकताओं के लिए वन आधारित निर्माण कार्य तीव्र हुए हैं। शहरी क्षेत्र वनों को साफ कर तीव्रता से प्रसार कर रहे हैं, जबकि सड़क निर्माण, आवासीय निर्माण, रेलवे लाइनों आदि के लिए वनों का उन्मूलन किया जाता है। हम देखते हैं जब बड़ी सड़क परियोजनाएं आती हैं तब सरकार भी उसमें सम्मिलित रहती है कि भाई जो उस रास्ते में आने वाले पेड़ हैं उनको हटा दिया जाए। तो कई हजारों तरह के पेड़ वहाँ से हटाए जाते हैं और फिर सड़कों का निर्माण कार्य किया जाता है। व्यापारिक उद्देश्य हेतु वन विनाश। वर्तमान प्रौद्योगिक मानव अपने घरेलू एवं व्यापारिक प्रयोजनों हेतु भी वन विनाश कर रहा है, क्योंकि तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के कारण लकड़ी की मांग बढ़ रही है। व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का कार्य कागज एवं लुगदी उद्योग, दिया सलाई निर्माण, इमारत निर्माण, पुल, रेल के डिपो, नावों तथा अन्य निर्माण कार्य हेतु होता है। खनिज खनन। खनिजों के खनन हेतु वनों को साफ किया जाता है। व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाले खनन के दौरान तीव्र वन विनाश होता है। वन विनाश के उपरांत खनन करते हैं तथा खनन हेतु वृहद खंडों का निर्माण हो जाता है, जिसका पुनः उस रूप में विकसित किया जाना संभव नहीं है। राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में संगमरमर तथा तांबा एवं अन्य खनिजों के खनन के लिए वन विनाश किया जा रहा है। जंगलों में जो आग लगती है उसके कारण भी वनों का विनाश होता है, जिसकी उत्पत्ति प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों कारणों से हुई है। प्राकृतिक कारणों में वायुमंडलीय बिजली सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मानवीय कारणों में मानव का उद्देश्य वनों को
उद्देश्य से वनों को जलाता है। कृषि एवं चारागाह विकास हेतु भूमि साफ करने के लिए भी वनों को जलाया जाता है। पशु चरवाहे भी आग का कारण बन जाते हैं। आग लगने से वन पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता नष्ट होकर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करती है। एक ओर जंगलों में कई प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, तो दूसरी ओर वनों से प्राप्त पत्तियों द्वारा मृदा को जीवाश्म प्राप्त होता है। जीवीय कारकों द्वारा वन विनाश। जीवीय कारकों द्वारा भी वनों का विनाश होता है, जिनमें पालतू जानवर तथा सूक्ष्म जीवाणु प्रमुख है। जानवर स्वतंत्र विचरण करके वनों का विनाश करते हैं, जबकि सूक्ष्म जीवाणु जैसे दीमक, कीट आदि विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रभाव डालते हैं। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय तथा शुष्क प्रदेशों में पशुओं के अतिचारण से भारी वन विनाश हुआ है। इन वनों में पशुओं के बड़े बड़े झुंड वनस्पति को नष्ट करके मृदा के ऊपरी आवरण को भी क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे वन का विनाश होता है। वनोन्मूलन के पर्यावरण पर प्रभाव। वन संसाधन जलवायु संतुलन के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। वन विनाश का प्रभाव संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र पर दृष्टिगोचर होता है, जिसके उपरांत जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। तीव्र मृदा अपरदन, बाढ़, सूखा आदि क्रियाओं में तीव्रता आती है। वन विनाश के कुछ दुष्प्रभाव हैं, जैसे जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव, बाढ़ की पुनरावृत्ति, जल संसाधनों की मात्रा पर प्रभाव, मृदा अपरदन में वृद्धि, जैव विविधता का ह्रास। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वन विनाश के लिए बहुत सारे कारण भी हैं और उसका प्रतिकूल प्रभाव भी हमारी प्रकृति पर पड़ता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, वनों के संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए और वनों के विनाश से बचना चाहिए। तभी मानव का विकास संभव है और प्रकृति का विकास संभव है, क्योंकि मानव प्रकृति पर ही निर्भर है। बिना प्रकृति के मानव का विकास संभव नहीं है और उसका जीवन यापन संभव नहीं है और उसका अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है। तो इस प्रकार हमें प्रकृति का दोहन सीमित मात्रा में करते हुए अपने लालच को कम करना चाहिए, अपने स्वार्थ को कम करना चाहिए और हमारे मूल्य जो हमें प्रकृति के साथ जीने के लिए जो हमारे मूल्य प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, उन मूल्यों पर चलते हुए हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मनुष्य का योगदान। वर्तमान समय में मनुष्य की आर्थिक नीतियों के कारण प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग तथा तीव्र गति से अवशोषण के कारण मनुष्य के स्वयं के स्थापित किए गए खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। वर्तमान में जिस गति से प्राकृतिक संसाधनों का अवशोषण हो रहा है, यदि आगे भी इस गति से अवशोषण होता रहा तो मानवीय उन्नति तथा जीवन यापन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इस समस्या का केवल एक ही उपाय है, जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है। संरक्षण के लिए कुछ विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, जैसे मनुष्य का शिक्षित एवं प्रशिक्षित होना अनिवार्य है ताकि वह संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर सके। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग संतुलित अवस्था में किया जाए। स्थान विशेष में उपलब्ध संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा अल्प मात्रा में पाए जाने वाले संसाधनों से भी अधिकतम उपयोग किया जा सके। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति सर्वसाधारण में चेतना जागृत की जानी चाहिए। इसके लिए संचार माध्यमों के साधनों का उपयोग भी किया जाना चाहिए। साधारण संरक्षण हेतु स्थानीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाकर नियमों का निर्माण किया जाए तथा उनका सख्ती से पालन किया जाए। बहुत कम मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग केवल अनिवार्यता की स्थिति में ही किया जाए। यदि संसाधन वास्तव में उनकी संख्या घट रही है तो उनका उपयोग सोच समझकर ही हमें करना चाहिए। अनुसंधान, खोज तथा नवीन तकनीकों द्वारा नए संसाधनों का पता लगाया जाना चाहिए। कम महत्वपूर्ण संसाधनों को नष्ट करने के बजाय उनका उचित एवं सही उपयोग करने के प्रयास किए जाएं। इस प्रकार इन सभी उपायों को अपनाकर हम प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं और उनका संवर्धन भी कर सकते हैं। हमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। जैसे नंबर 1, जल संसाधन के संरक्षण के लिए वर्षा के जल का उचित संग्रहण करना आवश्यक है। यह भू स्तरीय जल की स्थिति को सुधारने के लिए भी आवश्यक है।
नंबर 2, नदी, तालाब, कुएं आदि को हर प्रकार के प्रदूषण से मुक्त रखना चाहिए। इन्हें मलमूत्र, गंदगी, रासायनिक पदार्थों या अन्य किसी भी प्रकार से प्रदूषित करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए। वृक्षारोपण कार्यक्रम बृहद पैमाने पर चलाया जाना चाहिए तथा नए लगाए पौधे को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है, ढलवा भूमि पर मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए अधिकाधिक वृक्ष लगाना चाहिए। अधिक संख्या में वृक्षारोपण न केवल भू संपदा का संरक्षण करेगा वरन मूल्यवान क्षेत्रीय खनिजों को भी पानी के साथ बह जाने से रोकेगा। वाहनों तथा कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से वायु संसाधन को दूषित होने से बचाने के लिए कड़े नियम बनाए जाने चाहिए। प्राकृतिक गैस, कोल तथा पेट्रोलियम पदार्थों को संरक्षित करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों जैसे जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु जन चेतना उत्पन्न करनी चाहिए। इस क्षेत्र में ऐसे युवाओं को स्वयं पहल कर आगे आना चाहिए जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं तथा इस पुनीत कार्य हेतु अपना योगदान देने में समर्थ है। वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग, बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाना आदि ऐसे सुरक्षात्मक उपाय है जो प्राकृतिक संसाधनों पर मंडराते हुए विनाश के खतरों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार हम प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात करते हैं और उनका संरक्षण करना हमारा परम दायित्व है।